नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। हम आपके सामने आपके बच्चों की नशो-नुमा और उनकी तालीम के हवाले से कुछ प्रोग्राम लेकर हाज़िर होते हैं, जिसमें प्रोग्राम खुसूसन आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब, जिसमें हम उन तमाम लोगों से रूबरू हुए हैं जो आपके बच्चे के लिए गाइडेंस फ़राहम कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हम प्रोग्राम के ज़रिए जहाँ मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के बारे में, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के बारे में गुफ्तगू करते हैं, वहीं आज इसको हम शुरुआत से इस प्रोग्राम को कुछ ऐसे मरहले के साथ जोड़ते हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। ख़ुसूसन हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से गाइड करें ताकि वो पढ़ना सीख सकें, यानी हमें ख़ुद ही नहीं पता होता कि हम पढ़ें कैसे। आज इसी को हम मलबूज़ ख़ातिर रखते हुए इस प्रोग्राम को आप तक नश्र कर रहे हैं। आज हमारी सादत है कि हमारे साथ एक बहुत अजीम तरीन शख्सियत जुड़ने जा रही है। आइए हम इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर सैयद हसन सईद साहब, जो कि HOD हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। तो नाज़रीन, यकीनन हम जब ऐसी शख्सियात से गुफ्तगू करते हैं तो तालीम और तरबियत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ क्योंकि आपने अपने कीमती वक्त हमें आप दे रहे हैं। पहला सवाल ये है हमारा कि हम उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनके लिए मुश्किल है अपने बच्चों की तालीमी नशो-नुमा करना, तो पढ़ते कैसे, ये सवाल बहुत अहम है। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इस लायक समझा। और तालीम का जहाँ तक सवाल है, हमारे कुरान मजीद में भी है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो हम सब के ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि हम इल्म की तरफ आगे बढ़ें। और जिस हिसाब से आजकल माहौल बदल रहा है जी, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं, तो उस हमको अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा और उन बच्चों को के नज़र के हिसाब से हमको उनको टीचिंग की तरफ, उनको पढ़ाई की तरफ राग़िब करना पड़ेगा जी। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, बहुत सारे ऐप्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं मौजूद जिस पे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उसके ज़रिए बच्चे से का पढ़ाई का रुझान बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर तरह तरह के ऐप हैंगे जो फ्री में बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। बुनियादी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। जब तक बुनियाद हमारी मजबूत नहीं होगी तो इमारत हमेशा कमज़ोर रहेगी। बहुत ही डॉक्टर साहब, मैं अभी इस सवाल के, क्योंकि ये सवाल हम आपसे जारी रखेंगे, अहम हमारा हदफ है कि हम इस प्रोग्राम को पहुंचाएं पढ़ते कैसे। लेकिन अभी आपने लैपटॉप और कंप्यूटर और ख़ास तौर से मोबाइल की बात की, तो आज जहाँ पर लोग इस तरह से समझते हैं कि इस मोबाइल जो है वो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान बनाने में रोक करता है। हम बहुत ऐप ऐप जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है डाउनलोड कर दें, लेकिन कैसे समझा जाए कि वो उन ऐप पर नहीं जाएंगे जो उनके लिए मुज़िर साबित हो सकते हैं। ये सवाल आपने बहुत मुश्किल पूछा है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का रुझान किधर है। जी, आजकल जाहिर सी बात है कि पढ़ाने का तरीक़ा भी बदल गया है। जो हम लोग के ज़माने में तरीक़ा था वो अब आजकल बिल्कुल नहीं है। बच्चे को उधर वाल ले जाना ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है। हर माँ बाप को पता है, हर माँ बाप को मालूम होना चाहिए कि उनका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, किधर उसका रुझान है। अब यहाँ तक कि जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी से हम कहते हैं स्लेट आ गई हैं, उस पे ABCD भी लिख सकता है वो। अब ना चौक की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। एक 20-25 रुपए की स्लेट ख़रीद लीजिए और एक स्टाइलस मिलता है, बच्चे को वहीं से शुरुआत कर दीजिए। मुश्किल क्या है कि हमने किताबों का मुताला करना छोड़ दिया है। जी, हम लोग अब
इंटरनेट और गूगल के सहारे ज़िंदा हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब तक किताबों का मुताला नहीं होगा जी, जब तक किताबें से हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारी नॉलेज में इजाफा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि वो किताबों से दिलचस्पी लगाए। तरह तरह के आजकल जाहिर सी बात है, ये बहुत मुश्किल काम है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ रूबरू करना, उनको उस साइड में ले जाना, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में आजकल, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, मोबाइल उसके हाथ में है जी। तो उसके लिए ये किया जा सकता है, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाए कि आप 6 बजे से 7 बजे तक सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, या 7 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक सिर्फ आप पढ़ाई की इसमें ऐप पे काम करेंगे। उसके बाद फिर सब ख़त्म। फिर आपको 1 घंटा मिलेगा, आप जो है इस पे अपना गेम खेलिए चाहे कुछ कीजिए। 9 बजे आपसे हम मोबाइल ले लेंगे। और इसमें माँ बाप को भी चाहिए कि वो भी अपने मोबाइल जो है कहीं एक बकेट बना लें और अपने मोबाइल भी वहीं रख दें और बच्चे का मोबाइल भी वहीं रख दें। बहुत खूब। और कह दें कि आप घर में इस टाइम नो मोबाइल, ये नो मोबाइल का टाइम आ गया, अब खाना खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, अब सोइए। तो जब तक हम अपने पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम बच्चों से कैसे कंट्रोल करा पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अब बात यहीं पर है, क्योंकि ये सवाल को हम वो सवाल को फिर जोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि डिस्कशन मोबाइल पर चल रहा है, माएँ जो हैं बहुत कमसिन बच्चों को अपने काम के ज़रिए, क्योंकि जाहिर सी बात अगर वो किचन में काम कर रही हैं तो उनको ये लगता है कि उस बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिए, वो अगर उसमें कुछ देख रहा है तो उसमें लगा रहेगा। धीरे धीरे ये बच्चा एडिक्ट हो जाता है। अब उसको एडिक्शन से छुड़ाने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो फिर वही एजुकेशन का सवाल कि अभी तक जो मोबाइल ज़रिया बना था एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ये एडिक्शन हो गया गेम के लिए, तो अब इसको कैसे रोका जाए? ये बहुत बड़ी परेशानी है, और सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी यही परेशानी है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल के एडिक्ट हो गए। और मेरा ख्याल यही है कि एक टाइम टेबल बना दिया जाए और उस टाइम टेबल को घर के सब फर्द फॉलो करें कि इतने बजे से इतने बजे तक मोबाइल सबके पास रहेगा और इतने बजे से इतने बजे तक किसी के हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई हो। यही एक बेहतरीन हमको समझ में आता है। लेकिन मसला ये हैगा कि हम खुद अपने हाथ में मोबाइल रखें और बच्चे से कह रहे हैं कि तुम मोबाइल ना करो। बहुत खूब। दूसरे बच्चा सीखता तो बड़ों से है ना, जाहिर सी बात है, बच्चा सीखता तो बड़ों से है। जी सर, अब हम अपने पहले वाले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, पढ़ा कैसे जाए? कैसे एक लेमैन, वो माँ बाप जो वाकई बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनको कैसे ये बताया जाए कि अपने बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए, उसको ये दिमाग में कैसे डाला जाए कि हम किताबों को कैसे खोल के किस तरह से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते? देखिए, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसी फैमिली है जो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकती है या उस इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है जी। तो बहुत सस्ती कॉपी भी आती है, बहुत सस्ते पेन भी आते हैं, पेंसिल भी आती हैं। 2 रुपए वाली पेंसिल ले लें, 2 रुपए वाली कॉपी ले लें। और अब मसला ये है कि माँ ने भी नहीं पढ़ा है, वालिद ने भी नहीं पढ़ा है, तो अब बच्चे को पढ़ाएं क्या? जी। सबसे बड़ा मसला यही आ जाता है। तो इस लाइन में हमारे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, लेकिन परेशानी क्या आएगा कि उन NGOs के बारे में उन लोगों को पता नहीं है। जी। अगर उनसे राब्ता हो जाए किसी तरह से, तो वो बच्चे को क्या पढ़ाई का खर्चा भी पूरा उठाते हैं, फीस किताबें भी देते हैं और पूरी गाइडेंस भी करते हैं। लेकिन होता क्या आएगा कि कोई सब्ज़ी वाला है, उसका बच्चा ज़रा सा भी बड़ा हुआ तो वो फ़ौरन सब्ज़ी की दुकान पे बैठा देता है, चाय वाला हुआ तो वो चाय की दुकान पे बैठा देता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे को अपने एरिया में जो सबसे सस्ता स्कूल है
वहीं एडमिशन करा दे, तो वहाँ से वो तालीम हासिल करना शुरू करेगा, तो उसको आगे जाके बहुत मदद मिलेगी। नहीं, बच्चे के जो एक और सवाल जैसे बहुत कहा कि जो माँ बाप करते हैं बच्चा उसको देख के करता है, वो समझता नहीं है, लेकिन बाप जिस तरीके से करता है, अगर बेटा है तो उसको फॉलो करता जाता है और वैसे ही करता है। क्या एक बहुत अहम माशरे को, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कम से कम एक किताब लेके माँ बैठ जाए, एक किताब लेके बाप बैठ जाए और 1 घंटा अगर उसको उसी तरह से बैठे तो उसको ये लगेगा कि ये पढ़ना जो है ज़िंदगी के उन तमाम कामों के साथ साथ है। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ना भी इसी की तरह है। तो ये एक जो जाविया है वो कैसे हम बनाएं, कैसे सेट करें माहौल अपने यहाँ का? देखिए, दीनी तालीम तो हम लोग के घरों में दी जाती है, कुरान शरीफ, कुरान मजीद सबको पढ़ाया जाता है। जी, ठीक है, माँ ने दुनियावी तालीम नहीं हासिल की है, लेकिन अगर उसने कुरान शरीफ पढ़ा है तो वो बच्चे को अपने पास बैठाए और उसको कुरान पढ़ना सिखाए। यहाँ से पढ़ने की आदत पड़ेगी, यहाँ से कुरान को का अदब कि किस तरह से उसको लिया जाए, किस तरह से खोला जाए, किस तरह से रखा जाए, यहाँ से उसकी शुरुआत हो जाएगी। और फिर वो किताब, ठीक है वो किताब है, देखने में वो किताब है, लेकिन उसकी इज्जत करना वो सीख गया। फिर जब वो स्कूल जाएगा तो उसकी अपनी दुनियावी तालीम की जो किताबें हैं उनको भी वही इज्जत देगा जो कुरान मजीद को दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम इंतखाब में उन तमाम पेरेंट्स के लिए कि जो अपने बच्चों की नशर नुमा करना चाहते हैं और उनको बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के बात करते हैं। तो हमारे साथ महव गुफ्तगू में प्रोफेसर हसन सईद साहब, और ख़ुसूसन आज के दौर में एक बेहतरीन काम सारे टीचर कर रहे हैं, लेकिन हसन सईद साहब ने एक अपना ख़ुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके ज़रिए वो न सिर्फ टेक्निकल, जो उनकी अपनी माहिर फ़न है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, इसके अलावा बच्चों को बहुत अच्छी तालीम अपने उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए दे रहे हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं इसी हवाले से। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अपना जो चैनल शुरू किया है, क्या सोचा और क्या जहन में आया कि किस तरह से, आज का दौर तो खैर जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के, और हर आदमी कहीं ना कहीं से कनेक्ट है, वो चाहे फेसबुक हो और तमाम डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या जहन में आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि दिमाग में तो मेरे हमेशा से ये रहा है कि इस दुनिया में आए हैं और यहाँ से जो भी हासिल किया है समाज को उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दे के जाएँ। वाह। इसी रास्ते पे हमने सबसे पहले तो किताब लिखी और अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ही पॉपुलर हुई इंजीनियरिंग की लाइन में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 8 किताबें लिखी। तो मेरी लिखी हुई 8 किताबें आज इंजीनियरिंग में चल रही हैं। माशाल्लाह। लेकिन जब फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई और हमने देखा कि नहीं, अब हमको जो है ई कंटेंट पे भी आना चाहिए और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आना चाहिए, तो दिमाग में ये आया कि शुरुआत कहाँ से करें, खाली इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए करें या और बच्चों के लिए। तो हमने शुरुआत अभी जो करी है वो जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेडिकल का या JEE का देने जा रहे हैं, तो अगर आप मेरा YouTube चैनल देखें तो उसमें हमने पिछले साल के क्वेश्चंस जो हैं वो नीट के वो सॉल्व करके बच्चों को बताए हैं। माशाल्लाह। और हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने जो सीखा है, बहुत ज़र्रा बराबर सीखा है, वो हम समाज को दे सकें। अगर हमसे कोई हमारे चैनल से पढ़ के अगर वो कुछ सीख रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती होगी। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, अब जाहिर सी बात है कि आज हम तवक्को करते हैं कि उन अफराद से कि वो इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोलें। क्या ज़रूरी है कि उस बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोले जाएं, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह की पहल आपने की है उसी तरह से समाज के जो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने समाज से कुछ लिया है एजुकेशन के तौर पर, वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीक़े हैं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम तो यही कहेंगे कि टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो हम बुराइयों की तरफ ना राग़िब होकर अच्छाइयों की तरफ जाएं। जी।
रही बात कि हम एजुकेटर्स लोग किस तरह इसको कर सकते हैं, तो देखिए आजकल बहुत से लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी वक्त निकाल के हम लोग ऑनलाइन पे भी तो आ सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तरह तरह के हैं, मेरी अपनी वेबसाइट भी है जी। और यूट्यूब चैनल भी है। तो इस तरह से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग अगर आ जाएं थोड़ा सा आगे और अपना एक आधा घंटा भी वक्त का निकाल दें, अगर 1 घंटा भी वक्त का निकाल दें, साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 घंटे हमारे बच्चों को मिल जाएंगे। अब इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो कैरियर गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खुसूसन जैसे कि मैंने कहा कि हमारा प्रोग्राम बनाने का हदफ तो सबके लिए है, कि इसमें किसी तरह का कोई समाज का बंटवारा नहीं है कि ये पसमानदा हैं या वो, लेकिन मेरा ख़ास हदफ ये उन पेरेंट्स के लिए कि जो वाकई में पढ़े नहीं, अपने बच्चे को गाइड कैसे करें। हम प्रोफेशनल स्टडी की तरफ आते हैं। +2 के बाद सर एक क्वेश्चन मार्क होता है, उसमें एक बच्चा जब +2 कर देता है तो जाहिर सी बात उसको बहुत सारी चीज़ों को पता होता है, वो अपना कैरियर कैसे चुने और ख़ुद एनालाइज करे अपने आप को कि वो किस लिए बना और क्या कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए बना है। देखिए हर बच्चे का मिजाज अलग होता है, हर बच्चे का रुझान अलग होता है। कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है, कोई फ़ोटोग्राफ़ी में जाना चाहता है। तो हम पेरेंट्स से और वालिदैन से यही कहेंगे कि बच्चा जो अपने जिस तरफ उसका रुझान है उसको उसी फील्ड में जाने दें, जिधर उसका इंटरेस्ट है उसको उधर ही जाने दें और वो उसमें बहुत अच्छा करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि बस हमारे पास 2 ही चीज़ें सामने नज़र आती हैं, +2 कर लिया, अब इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, तो हमको भी अपने आप को, अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा। तो जिधर बच्चे का रुझान है, बच्चे को उधर ही जो है पुश करिए, उधर ही इनकरेज करिए, उधर ही उसकी हौसला अफजाई करिए। ये तो खैर मानता हूँ कि आज के दौर में पेरेंट्स के अंदर भी वो पेरेंटल स्किल डेवलप हो गई है कि वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। ये 20 साल पहले होता था कि पहले से डिसाइड कर लिया कि बच्चा लड़का पैदा हुआ तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। लेकिन बहर का बहुत सारे फील्ड और भी हैं सर, जिसके बारे में आपसे बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके निकले हुए स्टूडेंट्स आजकल IPS और बहुत डिफरेंट फील्ड में हैं और इसकी भी मुबारकबाद आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में किस तरह के जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, खुसूसन जैसे BA कर लिया या BCom कर लिया या BSc कर ली, इस तरह के बच्चों के लिए आज के दौर में आपके जहन में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहाँ पर ग्रेजुएट होने के बाद वो आगे बढ़ सकते हैं अपने कैरियर के लिए? बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कि आप किसी बच्चे ने अगर +2 कर लिया है तो वो बिजनेस वाला कोर्स भी कर सकता है, जैसे BBA वगैरह है जी, उधर जा सकता है। फार्मेसी में जा सकता है, फार्मेसी का कोर्स कर सकता है। तो उसमें एक आराम ये भी रहता है कि जॉब नहीं भी मिली तो हम जो है अपनी दवा की दुकान खोल लेंगे या दवा की बिजनेस शुरू कर देंगे। बहुत से बच्चों का रुझान कंप्यूटर की तरफ होता है, तो उनको कंप्यूटर की तरफ जाने देना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जैसे कि एनिमेशन है, वो एनिमेशन में जाना चाहता है तो उसको जाने दें। वीडियो एडिटिंग में जाना चाहता है तो उसको वीडियो एडिटिंग भी कराई जा सकती है +2 के बाद या 10th के बाद। उसके लिए कोई बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है जी। हाँ, लेकिन थोड़ा हाई क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए तो वो मास कम्युनिकेशन है, और मास कम्युनिकेशन में अलग कई तरह की फिर फर्दर ब्रांचेज हैं। वीडियो एडिटिंग है और कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूज़ रीडर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, तरह तरह के कोर्सेज़ हैं, तो वो वाले कोर्सेज भी कराए जा सकते हैं जी। अभी ये प्रोफेशनल स्टडी की बात होगी उन स्किल्ड लोगों के लिए, ख़ासतौर से आज मैं ITI पे आना चाहूँगा इसके बारे में आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात आपसे इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता ये स्किल्ड कितना बनाता है और इसके ज़रिए एक आम सा बच्चा जो अपना इस फील्ड में आना चाहता वो रोज़गार के लिए या ख़ुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है। ITI कोर्स बहुत अच्छा है, इससे स्किल डेवलप होती है। अब ITI में भी कई तरह के कोर्सेज़ हैं, जैसे मैकेनिक का कोर्स है, मोटर मैकेनिक का कोर्स है, या इलेक्ट्रिकल का वायरिंग का कोर्स है। तो ये सारे, इसमें बहुत सारी कोर्सेज़ हैं। तो ITI हाई स्कूल के बाद
वो करके ITI में दाखिला ले सकता है और उसके बाद वहाँ से वो बहुत कुछ सीखेगा। वहाँ पे प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मशीनों पे ज़्यादा काम कराया जाता है। उसके बाद फिर जब उसको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि हमको लेथ मशीन पे कैसे काम करना है या हमको वायरिंग किसी घर की कैसे करना है, तो जब इसका पूरा एक आइडिया हो जाएगा तो फिर बहुत छोटी सी शुरुआत से जमा पूंजी से वो अपनी बिजनेस खड़ी कर सकता है या कहीं इलेक्ट्रीशियन या कहीं टेक्नीशियन की जॉब भी कर सकता। जी सर, अब हम थोड़ा सा ऊपर अपने उस कोर्स को और अपने जहन को भी बालातर करते हैं। जैसे आप हमने पहले आप कहा, तमाम नाज़रीन भी जानते हैं कि लोग IPS आपके तमाम स्टूडेंट में से हैं और कुछ और जगह पर। सिविल सर्विसेज पर अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई वो है कि वो कौन सा ऐसा कोर्स हो +2 के बाद करे कि जिसके ज़रिए +2 के बाद ग्रेजुएशन के लिए जिसके ज़रिए वो सिविल सर्विसेज को ऑर्डर। देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई आपकी ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में ये मतलब नहीं है सिविल सर्विसेज में कि वो BA हो या BCom हो या BSc हो। इसमें बहुत से लोग जो हैं ये इंजीनियर लोग भी कंपटीशन देते हैं, बहुत से डॉक्टर्स लोग भी कंपटीशन देते हैं। और हमने जो ऑब्ज़र्व किया है और जो देखा है कि या जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं जो आज माशाल्लाह IPS हैंगे, और तो वो थे तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये वाले सब्जेक्ट्स लिए, ह्यूमैनिटीज़ टाइप के। तो ये बच्चे को देखना चाहिए, चाहे वो BSc BA BCom कोई भी हो, लेकिन आजकल तो उर्दू का पेपर भी उसमें शुमार हो गया है। तो वो अगर किसी बच्चे को उर्दू आती है तो वो उर्दू का पेपर भी सेलेक्ट कर सकता है। किसी का रुझान अगर हिस्ट्री की तरफ है तो हिस्ट्री की तरफ। लेकिन IPS ये जो सर्विस कमीशन वाले हैं कोर्सेज, इसमें अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको जनरल नॉलेज अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी और उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, एडिटोरियल ख़ास तौर से पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पार्ट होता है वो उसकी इंग्लिश थोड़ा सा टफ होती है। और करंट अफेयर जो आजकल हो रहे हैं उसके लिए एक डायरी बनाएं या एक रजिस्टर बनाएं और उस पर डेट वाइज उसको नोट करते रहें। इम्पॉर्टेंट ख़बरें उसको अखबार से काट के उस रजिस्टर पे चिपकाते रहें, तो उनके पास एक ज़ख़ीरा हो जाएगा कि हमारा जनरल नॉलेज, ज़्यादातर बच्चे जनरल नॉलेज की वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, एक आखिर का सवाल जो है, ख़ास तौर से हम स्किल की बात कर रहे हैं, एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जाए, क्या कोई अगर इस तरह से ऑफ़र आता है आपके पास, या दूसरे लोग जैसे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने शुरू किया है कि हम अपने मिल्लत अपने कौम के बच्चों को इकट्ठा करके उनको स्किल डेवलपमेंट देने के बाद इंटरव्यू कैसे किया जाता है, किस तरह से सवालात को अदा करना चाहिए, कैसे एक पूरे जो एक टीम होती है उसके सामने जवाब दिया जाता है, अगर आपको ऑफ़र मिलता है और आपको अगर उसमें मदऊ किया जाए तो नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है और अगर कभी ऐसा मौका मिला तो हम बिल्कुल हाजिर होंगे और बिल्कुल हमारी जो भी हैसियत है हम अपनी हैसियत के हिसाब से पूरा ताउन करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन एक छोटा सा मैं चाहूँगा एक मैसेज आपकी तरफ से हो हमारे उन तमाम तलबा और तालिबात के लिए कि जो अपने कैरियर और अपने फ्यूचर के लिए कोशां हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। रेगुलर स्टडी करिए, टाइम टेबल बना लीजिए, रेगुलर स्टडी कीजिए, अपनी मेहनत और खुदा पे भरोसा रखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर हसन सईद साहब, HOD इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। तो नाज़रीन, हकीकत में हम इन तरह के तमाम उन लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जो वक्त दिया जिन्होंने, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम मिल्लत या कौम के उन तमाम अफराद को एक छोटी सी कोशिश करके उस मुकाम तक पहुँचाएँ जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत से रूबरू होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।